नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं मल्ल विद्या कुश्ती फाउंडेशन महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री बबन पहलवान काशिद। पहलवान साहब, आपका स्वागत है। आपमें अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के भीतर। आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, आपकी कुश्ती कला कहीं ना कहीं एक महारथी बतौर देखी जाती। आपने आपके 60 बरस के जीवन में ये कहे कि 43 साल कुश्ती को दिए, बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं 4 दशक से भी अधिक समय हो गया जब आप कुश्ती को जीते हुए दिखाई देते हैं। जब आप कुश्ती की बातें करते हैं तो आपके चेहरे की जो लालिमा है, जो ग्लो है, वो वाकई देखते ही बनता है। आप निरंतर फॉर्म में रहे, 12 वर्ष तक आपने लाल मिट्टी से अपना नाता भी रखा और आज कहीं ना कहीं देश भर के चुनिंदा कुश्ती के पहलवानों से आपका सीधा नाता है दिल से। कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व जो है ढेर सारा हम आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे लेकिन आपके बाल्यकाल से, आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता को ने किस तरह के सीख और संस्कार आपको मूल मंत्र के रूप में मिले, जिसे आज भी आप कहीं ना कहीं जिंदा दिली के साथ में आत्मसात किए हुए, क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? जी, मेरा मूल गांव महाराष्ट्र नगर जिले जामखेड़ तहसील सारोला गांव है जी। और कुश्ती के जो भी मुझे संस्कार मिले वो माता पिताजी और मेरे भाई साहब जी। पिताजी भी पहलवानी से जुड़े हुए थे। शुभ नाम सुनना चाहेंगे सभी। साहेबराव गहनीनाथ काशिद मेरे पिताजी का शुभ नाम था जी। और माताजी का नाम कलावती साहेबराव काशिद जी। और मेरे को जो मेरे कुश्ती के लिए जिन्होंने कुश्ती सिखाई अपनी उंगली को पकड़ के जी। वो विष्णु साहेबराव काशिद जी। जो आज के युग में इनको विष्णु उस्ताद कहते हैं जी। हम बड़े आदर के साथ हम उनके कुश्ती को याद करके ही जीते, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है, आपका अंदाज बताता है कि पहलवानी आपके भीतर जो है मनो मस्तिष्क में किस अंदाज में कूट कूट कर भरी हुई, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो बेहद अनुशासित तरीके से बोलते हैं। आपके चेहरे की स्माइल भी बताती है कि कुश्ती का पहलवान कैसा होना चाहिए, एक आदर्श उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। ये सारी की सारी खूबियाँ आपके भीतर दिखी जाती है। आपका एजुकेशन कहाँ हुआ है, किस तरह का? मेरा एजुकेशन तो खैर जो भी हुआ उस समय बहुत 1972 का जो काल गिरा था, वहाँ 2 साल बारिश नहीं हुई थी, आपदा का दौर, बहुत ही बुरे दौर से हम गुजर रहे थे। और उसी समय पढ़ाई मेरी छूट गई जी। पढ़ाई जैसे मान लो 3री क्लास तक ही रहा जी। मगर ये कुश्ती ने जो दिया है मुझे, कुश्ती से जो सीखा हूँ जी, कि ऐसा नहीं लगता है कि मैंने नहीं सीख के कोई गलती की। बहुत कुछ ये लाल मिट्टी ने और लोगों के आशीर्वाद ने इतना दिया है कि आज मैं उसका इतना आनंद लेता हूँ। और जो मेरे बाद में जो पीढ़ी आ रही, सदी आ रही, उनके लिए मैं अपनी प्रेरणा देता हूँ कि देखो, पढ़े लिखे होने से अगर तुम्हें दुर्भाग्य से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मगर अपनी लगन और मेहनत के साथ जो आप काम न्याय करोगे तो जीवन में कहीं पीछे नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बाकी आपके इंटरव्यू में खूब सारी रोमांचक करने वाली बातें हमको सुनने को मिलेगी। आप कुश्ती में आए, इसके पीछे भी एक कहानी है, किस तरह की कहानी वो भी सुनना चाहेंगे संक्षिप्त में? कुश्ती की कहानी की अपनी मेहनत और सच्चाई, और दूसरी बात वो गॉड गिफ्ट होता है कहीं किसी को जी। और जब कुश्ती जब मैं सीखता था तो बड़े लगन के साथ, उसमें कभी कभी इंजरी भी हो जाती है, मगर इंजरी में आप हिम्मत ना हारे, ये बड़ी बात होती है हर चीज़ में। हिम्मत के साथ कुश्ती लड़ो और जो वरिष्ठों का, जो गुरुजनों का जो मार्गदर्शन है उसको अमल करो अच्छी तरह के, तो आपके जीवन में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से हमारी आपसे इंटरव्यू से पहले भी चर्चा हुई है, आपने एक अलग तरह की इसके पीछे एक रोचक कहानी बताई कि एक बार ऐसा भी हुआ कि विष्णु उस्ताद कुश्ती किया करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में कुश्ती हुई और उस कुश्ती में कहीं ना कहीं वो चोटिल हो गए। उनके चोटिल होने के साथ ही आपके भाई जो है विष्णु उस्ताद जी आपको कुश्ती के एरिना में लाए, वहीं से आपने कुश्ती की शुरुआत करी। कुश्ती उन्होंने आपको सिखाई, एजुकेटेड किया। कहीं ना कहीं कुश्ती के जो गुरु होते हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं जितने उनके पास थे सारे के सारे एक गुरु की तरह अपने एक शिष्य पर डाले। किस तरह सुनाना चाहेंगे? ये बहुत रोचक, आपने बहुत अच्छा उम्दा सवाल पूछ लिया है जी। कि जितना बताओ वो कम पड़ेगा लफ्जों में, दिल में इतने उसमें घोल होती है जी जी कि वो जब फॉर्म में थे कुश्ती लड़ने के, और जब मैंने कहा ना कि इंजरी भी होती है जी, तो उस समय उनके साथ में दंगल वो गांव आते थे यहाँ इंदौर से, दंगल देखने हम दोनों जाते थे।
तो वो कुश्ती लड़ते थे, मैं देखता था। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, और वो कुश्ती कई गांव में हम जाते थे, और एक बार उनको बहुत बुरी तरह इंजरी हो गई हाथ में जी। तो उस समय अब गांव वालों ने वो साइड ला दिया, उनको बिठा दिया, मगर मेरे मन में जो कहा, उस कहते हैं ना कि अगर तुम्हें जगना है तो वही समय सही होता है, बिल्कुल सही बात है, जगाने बुरे वाला वक्त में तुम जग जाओ जी। तो वो समय तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। तो बिल्कुल उस समय मैंने सोचा था शायद कि मैं उस पहलवान से लड़ूंगा कि जिसने मेरे भाई को थोड़ी सी इंजरी पहुंचाई, तो वो जानबूझ के नहीं होता है, सही बट बात वो है, खेल उम्र है। ऐसी होती है कि खेल में लग जाता है तो लग ही जाता है। लेकिन आपके भीतर की भाई के प्रति जो श्रद्धा हाँ, थी, वो आस्था थी, भावना जग गई कि हाँ। तो उसी समय उसके बाद भाई की, हमारे उस्ताद की जो पहलवानी चलती रही, मगर वो जो सपोर्ट मिलना चाहिए था इंजरी वो कारण नहीं इंजरी मिल पाया। कारण नहीं मिला। जी। तो फिर उन्होंने उनकी जगह मुझे देख लिया जी। कि ये कर सकता है। क्या बात है, तो शायद वो उनकी सोच बहुत ही एग्रेसिव थी, दूरदृष्टि वाली सोच दूरदृष्टि वाली थी, और उसमें शायद मैं भी जहाँ तक हूँ खरा उतरा, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने फिर मेरी तरफ बहुत अच्छी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, और पहलवानी के ABCD के जो धड़े होते वो पढ़ाना शुरू कर दिए। कुश्ती के क ख ग आपने तो देवी अहिल्या की नगरी में स्टार्ट यस। किए। इंदौर तो किस सही उम्र में देखा आए जाए तो मैं आया था उस समय, मेरी उम्र थी कि 19-20 का था जी। बट आपने संस्कार लेके जहाँ भी जाओ, और सही देखा जाए तो इंदौर नगरी ऐसी है कि यह सही में संस्कारी नगरी है, जी। देवी अहिल्या की नगरी है, कि जिन्होंने अपने बच्चों को समाज के खातिर कैसे प्लेसमेंट दिया, शासन अनुशासन किया। जी। तो वही संस्कार अगर इंसान को अगर थोड़े से भी अपने आत्मसात करने का मौका भी मिलता है, और उस मौके का अगर कोई भी अनुशासन ले ले तो जीवन में उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल। तो भाई साहब ने हमें यहाँ ला के पहलवानी के जो सिखाना शुरू किया, और उसके साथ हमारा जो योगदान था कि उनको जो वो कहते हैं वो बात को मान के चलना जी। तो वो समय ही ऐसा होता है कि किसी के भी साथ आता है, बार बार नहीं आता है, मगर अगर समय को आपने अच्छा समय दे दिया बिल्कुल तो आपने जीवन का सोना हो ही जाता है। उस तरीके से मेरे जीवन का हकीकत में बहुत सारी बिछड़ी हुई परिस्थिति को लेके इतने अच्छे दिन आते, तो वो गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, उनको संस्कार को लेके अपन अगर आगे चलते हैं तो अपने जीवन को कहीं कमी नहीं रहती। आपने पहली कुश्ती कब लड़ी? मेरी पहली कुश्ती यहाँ इंदौर में आके 1980 में ही मेरे जो अपने खजराने के ओम प्रकाश पहलवान हैं जी, उन्होंने दंगल कराया था, और हमारे भाई साहब की और उनकी अच्छी दोस्ती थी। क्या बात है। तो उन्होंने मुझे, भाई साहब बोले थे कि मेरा भाई है कुश्ती लड़ाओ, तो मैं कुश्ती लड़ा, और भाग्य से पहली कुश्ती में बहुत उम्दा कुश्ती जीत गया, और हौसले बढ़ गए सबके। मतलब मेरे साथ और एक पंडित थे, महेश पंडित जी, जो हमें मेरे भाई के बहुत ही अच्छे मित्र थे कुश्ती के। तो वो कुश्ती सिखाते थे, बोले यार तुमने भाई को बुलाया गांव से, बहुत अच्छा किया, अभी अपने अखाड़े का नाम करेगा, क्योंकि दूरदृष्टि उनके पास थी, हम तो उनके सिर्फ कहने पे चलते थे। क्या बात है। एक अनुशासित जो पहलवान होता है उसी की अपने उस्ताद की आज्ञा का कहीं ना कहीं निर्वाह नहीं करता हुआ दिखाई देता है। ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? आप इंदौर केसरी भी रहे, बस हाँ, इंदौर शहर में आपने लड़ी। कौन कौन से पहलवानों को आज इंटरव्यू के माध्यम से याद करना चाहेंगे? क्योंकि होता है कि आप जैसे जो पुराने कुश्ती के खिलाड़ी रहे, लाल मिट्टी के लाल रहे, वो पहलवानों को कुश्ती में चित जरूर किया करते थे, लेकिन जो भी पहलवान को आप हराते थे एरिने में, फिर उनको ये कहने में आप जैसे पहलवानों को बड़ी कष्ट होता है कि हमने इस पहलवान को चित किया या हराया। आप केवल इतना ही बोल के रुक जाते कि हाँ इनके साथ हमारी कुश्ती हुई। राइट। ये क्या होता है कि एक पहलवानी का रुतबा होता है, मगर जब कुश्ती का रिजल्ट कहना ही पड़ता है तो उस समय तो बोलना ही पड़ता है कि हमने कुश्ती को, इस कुश्ती को इनके साथ जीत लिया। जी, कौन कौन से पहलवान? ये है कि हम जिनसे जीते हैं जी, मतलब बहुत टफ की कुश्ती जिसको कहते हैं ना अपन कि फॉर्म की कुश्ती, और लोगों को बहुत उम्मीदें लगी हुई कि अरे इस कुश्ती को क्या होगा पता नहीं, और उस कुश्ती का रिजल्ट जब अपने तरफ से आता है तो समझ लो कि अपने अच्छे दिन आ गए। तो वही हुआ मेरे साथ। जैसे इंदौर केसरी 1984 का टूर्नामेंट ले लो कि
फाइनल की कुश्ती का तो बता देता हूँ, बीच की कुश्ती भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चली और क्या मेरे को जो भगवान और कुछ बुद्धि का साथ मिला था कि एक दाव ऐसा मिला था, और दाव हर दाव का तो हाथ तोड़ होता है जी जैसे कहते हैं ना कि एक बाल के साथ इतने दाव होते हैं, जी मगर मुझे एक दाव की मैं वो खासियत बताता हूँ कि वो लपेट नाम से महाराष्ट्र में जानते हैं, मगर यहाँ उसको दंडा दाम कहते हैं। जी जी तो वो दंडा दाव की एक टेक्निक है, जी कोई खास बात नहीं बल्कि टेक्निक है। जैसे आप क्रिकेट को ले लो कि जब सही मौके पे जो कोई बॉल आती है ना जी। तो उसका सिक्सर चला जाता है, उसी बॉल को थोड़ा सा अपन गलती करो तो उसके डंडी उड़ जाती है, बिल्कुल सीधा, और नहीं खेलो तो वो कभी कभी फेल भी हो जाती है। बिल्कुल मगर वही टाइमिंग, अगर आपने टाइमिंग को साथ दिया जी सामने वाले का करने का अटैक और उसको अपने हजम करके उस पर अटैक किया तो वो दाव सक्सेस हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो वही मेरे साथ जो टेक्निक मुझे मिली थी डंडा दाव, दंडा दाव की, वो पता नहीं कहाँ से आई थी। मगर एक बात बता दो कि 80 और 84 के बीच में मेरे साथ भी एक तगड़ी इंजरी हो गई थी, मेरे घुटने के 2 लिगामेंट्स लास्ट हो गए थे। जी तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि भाई आपका ऑपरेशन होगा और उसके बाद आप पहलवानी नहीं कर सकते। मगर सही वक्त में मैं अभी नाम लेना चाहता हूँ, एक भंडारी डॉक्टर करके थे कि विनोद भंडारी डॉक्टर जी, वो एक एमवाई में जॉब करते थे तब, और उनका छोटा सा क्लिनिक पार्ट टाइम में वो संभालते थे। जी उनके जो HOD डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा और उसके बाद आप सिर्फ जीने के लायक रहोगे, क्या कुछ कमा के खा सकते हो, पहलवानी को भूल जाओ। क्या बात, मगर जो भंडारी साहब जो हम शाम को उनसे मिले, उनके वो असिस्टेंट थे, जी वो बोले अरे छोटे तेरे, मेरे भाई को बहुत अच्छी तरह जानते थे वो, तो बोले मुझे छोटे कहते थे, छोटे तेरे लिए अपन ऐसे इंजेक्शन लाएंगे विदेश से जी। और तू फिर कुश्ती लड़ेगा। क्या बात, सही देखा जाए तो वो उम्मीदें है ना इंसान को कहाँ से कहाँ तक, मुझे तो ले गई भी, बिल्कुल मेरी नैया पार हो गई कि उन्होंने बताया था, और उसी बात पर मैं इतना मजबूत हो गया कि मैं आगे कुश्ती मेहनत करता रहा। मगर जब अखाड़े में बैठता था इंजरी कर लेके, तो बाहर एक आई से वो कुश्ती के जो दाव पेच सीखता था देख के, जी वो मेरे जहन में बहुत फिट बैठ गए। क्या बात है, उस हरामी उस समय को भी आपने कहीं नहीं सकारात्मकता के साथ में उसका उपयोग खूब भरपूर करने की कोशिश की। आपके बड़े चर्चित दंगल हुए इंदौर में, आप काफी देख, कहीं हारे भी कहीं जीते भी। वो कौन कौन से पहलवान है, उनके नाम सुनना चाहेंगे? जो मैं हारा था दोला पहलवान बुरहानपुर वाले, ओके, क्योंकि बहुत लगन के साथ मेरा एक बहुत बड़ा दंगल हमारे भाई साहब ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और वो हमारे समय में टिकट लगा के कुश्ती हुआ करती थी। क्या बात है, तो उस दंगल का मतलब उस दिन मुझे पब्लिक तो बहुत आई थी, टिकट बहुत बिक गए थे, जी दंगल बहुत जोरदारी से चला, मगर कुश्ती में फाइनल कुश्ती आखिरी कुश्ती थी, मैं उस कुश्ती को हारा। जी मगर हार भी बहुत कुछ सिखा के चली जाती। जी मैं निराश नहीं हुआ, कुछ हुआ, बट शाम को दूसरे दिन घर वाले से मिल बैठ के हमने बातें कर ली। मैंने कहा मेरी एक ही इच्छा है कि उस पहलवान से मुझे एक बार फिर लड़ना है। क्या बात है, तो घर वाले बोले अभी क्या लड़ेगा, अभी तो तेरे को हराया। तो मैंने कहा फिर भी मेरी उम्मीद है कि मुझे लड़ना है। जी मगर मेरे को जो मेरे में कमी रह गई कि मुझे जोर पानी नहीं मिले, जी तो मैं उस जोर पानी को पूर्तता करने के लिए या महाराष्ट्र या दिल्ली चला जाऊंगा। क्या बात है, तो घर वाले बोले कहाँ जाएगा, तो मैंने बोला महाराष्ट्र जाता हूँ, कोल्हापुर। जी तो भाई साहब ने, पिताजी ने किसी से उधार करके मुझे मेरी व्यवस्था बनाई, जी, और उस व्यवस्था पे मैं 4.5 महीने के लिए गया था कोल्हापुर। क्या बात है, और उस 4.5 महीने में जो मेरी यहाँ बनी बनाई थोड़ी बहुत पहलवानी थी, इंदौर केसरी होने के बाद, उस कुश्ती जो मैदानी कुश्ती हारने के बाद, जी उसका उपयोग इतना हुआ कि 74 kg में महाराष्ट्र में कोल्हापुर शहर में मेरा नंबर 1 बैठ गया, क्या बात, महाराष्ट्र केसरी के दंगल में। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो फिर मेरी यहाँ आने की इच्छा नहीं हुई। यहाँ फिर वो ठेकेदारों से माध्यम से हमने वो पहलवान से लड़ने को बोला, वो बुरहानपुर वाले दोला पहलवान से। तो वो बोला यार एक बार गया, अभी थोड़ी हम लड़ेंगे। बिल्कुल, फिर मैं इंदौर शहर को कुश्ती के मामले में थोड़ा सा, क्योंकि अभी बड़ा होना ही है, उम्मीदें बांध के जो कुश्ती मेहनत करता रहा, और उसका नतीजा इतना आया जी कि वहाँ लड़ते लड़ते मैं सांगली कोल्हापुर को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनको जिया है। क्या बात है, वो मैं उनका हीरो था, और वो कुश्ती लड़वाते थे और पैसे मिलते थे और अपनी व्यवस्था बनती थी। क्या बात है,
आगे जो खेल को उधर खेलने निर्वाह की, जो जरूरी था पहलवानी के लिए, घर की परिस्थिति तो आपको बताया कि भाई ने और पिताजी ने उधारी सब कुछ करके उधार मुझे करके भेजा था पहले ही दे 4 महीने के लिए, मगर मैं वहाँ 6 साल तक पहलवानी की। जी उस पहलवानी का नतीजा ये रहा कि मेरे रग रग में वो पहलवानी के जो गुण है। गुण बैठ गए, और फिर मैं वहाँ पे 1987 में महाराष्ट्र केसरी के फाइनल तक पहुँच गया। जी 88 में भी वही पोजीशन रही, और जो उस समय 88-90 तक कुश्ती के थिएटर पे दंगल होते थे। क्या बात है, बहुत मेरे सोलापुर, हुबली, गोकाक, क्या बोलते हैं, और धारवाड़, जमखंडी, शिवमोगा, यहाँ पे कर्नाटक में क्या बेलगाम, जी यहाँ पे मेरे थिएटर के दंगल हुए। क्या बात। सांगली, इचलकरंजी, कोल्हापुर, यहाँ तक। औरंगाबाद में एक दंगल हुआ था तय, बट बाद में वो क्रॉस कुश्ती लगाई थी मेरे इस्माइल पठान से, जी और मतलब हिंदू मुस्लिम, और कोर्ट ने वो स्टे दे दिया, तो कुश्ती नहीं हुई। बिल्कुल। तो उस दंगल ने इतना मुझे बड़ा बनाया, और आज भी उस कुश्ती का जो जुनून है मेरे अंदर, जी कि मुझे जो ठोकरें खानी पड़ी या और किसी और को मुझसे ज़्यादा, जी उन नई पीढ़ी को वो ठोकर न लगे, जी। उस उम्मीद पे हम हमारे अब वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं। बिल्कुल सही। हमारे भाई साहब विष्णु उस्ताद काशी 2002 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनके स्मरणार्थ में जो हम दंगल बनाते कि कोई वंचित पहलवान न रह जाए, कि हमारी तरफ से एक दिन के लिए उसको, उसकी जो उसने कुश्ती के लिए जो कमाई है पूंजी, जी उसको हम उसके कुश्ती का कुछ ना दे सके, ये उम्मीद पे हम दंगल आप करा। हिंद केसरी दंगलों में भी आपने खूब हिस्सा लिया, वो जी। महाराष्ट्र केसरी भी रहे, कुश्ती के जबरदस्त खिलाड़ी रहे कहीं ना कहीं। मैं किस तरह अपने जीवन को सार्थक मानते हैं लाल मिट्टी में? बिल्कुल, ये तो बिग अचीवर्स के रूप में हाँ, पहचाना लाल जाता है। मिट्टी का जो जिसके साथ वो लाल मिट्टी के साथ प्रामाणिकता से रहेगा, जिएगा ना, जी उसके लिए कहीं कमी नहीं रहेगी। हिंद केसरी मान दंगलों पाल में आपने मैं जिस तरह से महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया, किस तरह के वो दिल्ली में रहा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। मेहरौली में दंगल हुआ था दिल्ली में, जी वहाँ एक भीम पहलवान थे, जी उन्होंने आयोजन किया था, और बहुत 2-4 कुश्ती मेरी बढ़िया रही, जी और जिसमें एक कुश्ती 25 सेकंड में मैंने घिस्सा फेर के पहलवान को चीत किया था। राजवीर गुलवा नाम था पहलवान का, और भाग्य इतना साथ देता है कि उस समय मुझे वहीं वो भीम पहलवान बोले कि आप वापस जाओ ही मत, आपको यहीं बीएसएफ में भर्ती करा देते क्या हैं। बात मतलब नौकरी या पहलवानी है ना, जी अगर आप उसके साथ प्रामाणिक रहो तो कहीं साथ छोड़ती नहीं। क्या वही मेरे साथ कई बार हुआ। यहाँ पे आ गया, मिल में भी जो जॉब करता था मैं, ये एनटीसी की जो कल्याण मिल है ना, पिताजी। वाकई आपका जीवन जो है कुश्ती को लेकर जितने रोमांच के साथ में आप बातें करते हैं, जितने अचीवमेंट्स आपके नाम है, एक बिग अचीवर्स के रूप में आपको पहचाना जा सकता है, और ये कहीं ना कहीं देवी अहिल्या की नगरी की माटी का ही लाल सुर्ख रंग है जो आपके चेहरे पर, आपके गाल पर आज भी कहीं ना कहीं 62वें साल के मौके पर भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आप इंदौर कैसे रहे, कौन सा पहलवान को चिते? ये इंदौर में तो एक मनोहर तूफान नाम आपने सुना होगा, जी कि उनके साथ फाइनल की कुश्ती इतनी बेहतरीन हुई, जी और उस समय कुश्ती को जोड़ने के लिए मेहमान थे तत्कालीन कलेक्टर अजीत जोगी साहब थे जी, और राजेंद्र धारकर साहब थे महापौर जी, और कुश्ती जोड़ने आए। और कुश्ती वो बैठने से पहले जो रेफरी होते महोदय ने कुश्ती शुरू कर दी, और कुश्ती का फैसला सिर्फ हुआ। वो जोगी साहब उस कुश्ती को नहीं देख पाए, तो कुश्ती तो हो गई, हाथ ऊंचा किया था, और वो फिर उनको बड़ा अखरा बात लगी उनको, तो माइक ले लिया हाथ में और बोले आम पब्लिक के सामने, आज के इस दंगल का मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली रहा कि इस कुश्ती को मैं नहीं देख पाया। तब तो वो ऐसे नहीं था कि बाद में क्लींस पे दिखाओ कुछ कुश्ती को, ऐसा रिप्ले नहीं होता था। आपने महाराष्ट्र में मुंबई केसरी बीच महापौर केसरी, वहाँ पे एक महापौर केसरी में बहुत बड़ी ऐसी हिस्ट्रीबाज कुश्ती हुई कि जो वहाँ के वो रेलवे के पहलवान थे सुमेर सिंह। क्या बात, आज भी किसी से पूछ लो ना सुमेर सिंह पहलवान का नाम, तो उन्होंने 1984 के पहलवान हिंद केसरी सुरेश कुमार को आपने कलाजन पे चितपट मारा था। क्या बात। और उस कुश्ती जब उलझती है ना, आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि क्रॉस कुश्ती जब लगती है ना, जब पवित्र का जो होता है ना एक दूसरे के प्रति,
तो वो जब सामने वाले को उसकी पकड़ नहीं मिलती ना तो वो अकल बंद हो जाती है। या मैं हूँ, मेरे को क्रॉस लग गई तो मैं भी हार सकता हूँ, और अगर मेरे साथ दूसरे को मैं क्रॉस लग गया तो भी कुश्ती नहीं मिलती। तो इस ढंग से वो कुश्ती ऐसी बढ़िया रही कि वो कुश्ती में सुमेर सिंह के साथ 6 मिनट बाद जीता। उस समय करतार सिंह पहलवान भी थे उस दंगल में जी। उनके भाई भी थे सरवन सिंह, गुलाब बर्डे थे, क्या बात, बड़े बड़े शंकर तोड़कर थे जी। तब वो करतार पहलवान हाथ में हाथ दिए थे उन्होंने जी। और जो बीच में हाफ होता है ना कुश्ती का, चालू कुश्ती के 3 मिनट बाद एक रेस्ट होता है 30 सेकंड का, उस समय हमारे गुरुजी हरिचंद्र बिराजदार मामा नीचे आके मुझे हाथ पैर दबा रहे थे और कह रहे थे कि तुम इसी कुश्ती को इसी ढंग से चलाओ, क्या बात, और बदल चेंज मत करो। और मैंने भी उस ढंग से पवित्र पे जो उनको, अगर उनके हाथ में, आपको दाव का बताता हूँ, अगर वो मेरा बाया हाथ कलाजन के लिए पकड़ते ना तो मैं उनको चीटी सरे के मुझे गिराते, उनका इतनी कला थी वो। मगर वो क्रॉस लग गया, मैं तिरका लड़ता गया, वो सीधा हाथ ही देता था सामने, तो वो उनको जमीनी बात, और कुश्ती हार गए। बाद में बेचारे रो रहे थे वो कि उनको आखर गई कुश्ती, मैं जीत गया था। और उस समय मेहमान के रूप में हमारे गुरुवर्य हिंद केसरी अर्जुन अवार्ड अंदलकर पहलवान थे जी, और दूसरे दारा सिंह पहलवान थे मेहमान, और तीसरे बिराजदार मामा थे। तो उनके स्टेज पर मैं दर्शन करने गया कुश्ती जीतने के बाद। तो दारा सिंह पहलवान बोले, बेटा बहुत कुश्ती अच्छी लड़े, कभी मेरे घर भी आना। क्या बात। अब इतने बड़े हीरो थे उस समय के, तो और पहलवान एक हिंद केसरी रुस्तुम हिंद थे, तो मौका हमने भी नहीं छोड़ा, आखिरी तक उनके साथ थे। ये हकीकत है। आपको ना उनका प्रेम भी खूब मिला, दारा बहुत खूब करीब रहने का। उसके पीछे भी हिस्ट्री कि आप उनका घर ढूंढते ढूंढते घर तक, हाँ वो और रिश्ता अंत तक विले पार्ले में रहते थे जी। और उन्होंने सब हिस्ट्री, उनका 6 मंजिल का माला है बिल्डिंग, और दारा विला नाम से है, प्रसिद्ध है वहाँ पे। तो ऊपर रहते थे वो, अगर किसी को मिलना है तो वो संदेश भेजते थे या लिफ्ट से नीचे आते थे, मगर किसी को ऊपर लेना है तो नाम सुना तो मुझे तो ऊपर बुलवाया। तो फिर उनके हॉल में बिठाया, उनका जो व्यायाम का ऐसे जिम सरीका था, साइकिल थी अंदर, बड़ा हॉल था और बातें निकल गई, बहुत सारी बातें। और फिर उन्होंने भी उनके ज़माने का कुछ किस्से हिस्ट्री बताई, और बोले मेहनत सबसे बड़ा गुरु है, तुम ये बताया था उन्होंने कि, और जो तुम सातत्य के साथ करोगे जी, लगन के साथ करोगे, तुम्हें कोई नहीं दुनिया में हरा सकता है। तो ऐसे ऐसे गुरुजी हर मोड़ पे मिले, तो फिर हम बनते गए। लेकिन आपके भीतर एक खूबी और देखने में आती है कि जिस तरह से आपको जहाँ भी गुरु ज्ञान मिलता है तुरंत आत्मसात कर लेते हैं, और उसको कहीं आपके मनो मस्तिष्क में इस तरह फिट करते हैं, बिल्कुल अपडेट सॉफ्टवेयर की तरह। आपसे इंटरव्यू लेने की स्टार्ट किया हमने, इंटरव्यू से पहले भी चर्चा की, आपको जिस शख्स ने, जिस वरिष्ठ ने, जिस बड़े पहलवान ने जो बात एक मूल मंत्र के रूप में कही, उसको आपने कहने के आपके मस्तिष्क में इस तरह केंद्रित करके रख दिया कि आप उसी को मूल मंत्र बनाते हुए आगे बढ़ते गए। आपको एक बिग अचीवर्स के रूप में इसलिए भी देखा जा सकता है कि लगातार 43 साल तक लाल मिट्टी से जुड़े रहना, आज एक संस्था का गठन कर चुके हैं नवीन प्रतिभाशाली कुश्ती के पहलवानों के लिए। आपने कुछ ऐसे पहलवान भी तैयार कर डाले इस बीच। आप काका पवार के परम मित्र के रूप में पहचाने जाते हैं, कहने के काका पवार वो नाम है जो भारत भूमि में कुश्ती के क्षेत्र में काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। खासतौर से हमारे इंदौर में, मध्य प्रदेश में तो हर दिन कोई पहलवान ऐसा नहीं होगा जब काका पवार का नाम नहीं ले और ओलंपियन पप्पू यादव का जिक्र न करे। किस तरह लेते हैं इन घटनाक्रमों को, इतने रोमांचित करने वाले नामों को? देखो, अभी आपने बहुत सही वक्त पे और मोड़ पे याद दिलाई कि ये जो पहलवानी का गढ़ होता है और जिससे मैं जुड़ा हूँ इंदौर के, तो मैं नामचीन पहलवान से वाकिफ हूँ कि जिनसे सीखा हूँ मैं। जय बुद्धा सिंह पहलवान थे, अमर सिंह पहलवान थे, छोटे भगवती पहलवान थे, रतन पहलवान थे, छोटे रतन, बड़े रतन, और भी क्या शिवराम पहलवान थे, और राजेंद्र मिश्रा जी थे, थान सिंह पहलवान चंदन गुरु के, ये राजू उस्ताद, छोगालाल उस्ताद के लड़के राजू पहलवान, और ये बड़ी ग्वाल टोली के एक अखाड़ा था, ओम प्रकाश पहलवान थे। तो और ये इंदौर शहर जो है ना, पहलवानी के साथ संस्कार भी लेके इतना चलता है, और आज भी है। बस पहलवानी की थोड़ी सी किसी की क्या कहते हैं ना, नज़र लग गई। तो इंदौर जो ऐसा शहर था कि दिल्ली वालों के साथ भी
टक्कर लेता था और महाराष्ट्र वालों के साथ भी टक्कर लेता था। यह खासियत है। जैसे उसके बाद में सरदार पहलवान आए, सतीश पहलवान आए जी। अभी जो ये है ना ओम खत्री है जी। और ये आपने बोला अभी पप्पू यादव है ओलंपियन। तो ऐसे इंदौर में पहलवान हुए कि विजय पहलवान एक, सत्यनारायण पहलवान थे, रामनारायण पहलवान थे। अभी समय के साथ थोड़ा सा भूल भी गया, बट इतने लोगों के साथ फिर भी जो इंदौर में जो कुश्ती से जुड़े हुए वो लोग भी शायद इतने नाम नहीं बता पाते जितने नाम आपके स्मरण में है। कहने का यूँ देखा जाए कि कुश्ती करते करते व्यक्ति खिलाड़ी इतना मजबूत हो जाता है कि अपने सेगमेंट में पूरी की पूरी हिस्ट्री जुबां पर रहती है और आप में वो खूबी देखने को लगातार चर्चा के दौरान मिल रही। हालांकि हम चर्चा को बहुत संक्षिप्त रूप से आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि समय की मर्यादा होती है किसी भी एक इंटरव्यू की, इसलिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस तरह से आपने पहलवान तैयार किए, राहुल आबारी जिससे भी आपका नाम जोड़ा जाता है, किस तरह तैयार किया, किस तरह का एक बिग अचीवमेंट आपके नाम आपके जीवन को मिला है, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती का खिलाड़ी तैयार करते हैं और उस खिलाड़ी के साथ आपका नाम जुड़ जाता है। ये माध्यम है कि उसके साथ उसकी ज़रूरत को हम कहाँ से कैसे पूरी कर सकते हैं जी। और उसकी लगन को हमने पा लिया है कि हाँ ये लगन के साथ कर रहे थे, उसके लिए क्यों ना कुछ करे। बिल्कुल। तो जब उसको 2009 में कॉमनवेल्थ का खिताब मिला, चैंपियन बना वर्ल्ड चैंपियनशिप में जी। तो उसको तो उस समय परिस्थिति से जूझती है पहलवानी, बहुत गरीबों का है पहलवानी गेम है जी। तो उस समय उसका हमने बहुत जोरदार नागरिक सत्कार लिया था हमारे तहसील में जी। और उसको बख्शिश के तौर पर यहाँ लोगों की एक 5-5 2-2 हज़ार करके 1,51,000 का इनाम बख्शिश दिया था, क्योंकि उस समय उसको निश्चित रूप से उसकी ज़रूरत थी। सही बात। आज तो वो बांट सकता है। आज महाराष्ट्र शासन ने उनको डिवाइस भी बना दिया जी। और गवर्नमेंट या भारत सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। ऐसे राहुल आवारे है। तो कहीं ना कहीं ऐसे करते हुए लड़कों को अपने थोड़ी सी पुश देने का दायित्व बनता है, वो आप करते रहते हैं। वो कोशिश कर लिया हमने। आपने खूब पहलवान तैयार किए, कहीं ना कहीं आप लगातार इस पहलवानी के सेगमेंट में लगातार काम करते हुए देखे जाते हैं, लगातार दंगल कराते, विभिन्न आयोजनों में शिरकत करते, खुद भी व्यायामशाला का संचालन करते। आपको अभी तक कोई अवार्ड मिला? मैं अवार्ड से तो अवार्ड के लिए काम ही नहीं करता हूँ गुरु। अवार्ड यही मिलता है कि जब पहलवान कोई अच्छी कुश्ती मारता है, कुश्ती जीतता है और तब वो अपने पास आता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी यहाँ कुश्ती लग गई, वही अवार्ड होता है मेरे लिए तो। और कहते हैं ना समय किसी के लिए नहीं रुकता। हम दंगल हर साल कराते, 19 साल हो गए से भी 2019 के कोविड के कारण एक साल खाली गया हमारे भाई साहब की स्मृति में जो दंगल कराते, और बड़े बड़े नामचीन पहलवानों को वहाँ लड़वाया। दिल्ली से आए, वहाँ कोल्हापुर से आए, आपको अभी नाम भी होंगे कि मावली जमदाड़े है, सिकंदर शेख है, किरण भगत है, समाधान घोड़के है, और कर्नाटक का भी एक काटे है, किरण काटे करके, कार्तिक काटे, विजय धुमार, ये इंदौर के भी कई बच्चे लड़वाने के लिए ले गए थे हम जी। और दिल्ली से भी आए थे, मौसम खत्री वगैरह को हमने वहाँ कुश्ती लड़वाई है। आपने कब संस्था का गठन किया है, किस तरह का कार्य है उसका? हाँ बिल्कुल, आप सही मायने पे आ गए कि ये सब देखते हुए हमने देखा कि पहलवानी बिछड़ती जा रही है, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। और पहलवानी के जो अभाव हो रहा है वो संस्कार का हो रहा है। बिल्कुल। कि जो बच्चा पहलवान बनता है तो उसमें कुछ बाहर के ढंग आ जाते हैं जो उसमें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा, संस्कार चाहिए जी। तो हमने सोचा कि भाई हम अपनी तरफ से तो क्यों ना कोशिश करें। ये तो हम भारत को नहीं कर सकते, मगर जो मेरे कस्बे के हैं, मेरे आसपास रहते हैं बच्चे जी, उनको तो उनमें संस्कार थोड़े रुझवाने की जरूरत है जी, जी। तो मैंने ये गठन किया कि भाई अपन एक मल्ल विद्या संस्कार नाम की संस्था का मैंने उद्घाटन, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन किया है जी, चार्टी कमिश्नर से जी। मल्ल विद्या संस्कार कुश्ती फाउंडेशन। उसमें सब आएगा कि जो इसको पहलवानी करनी है पहलवानी करेगा, मगर अपने तरीके से हम जो कराएंगे वो उससे पहला नहीं जाएगा। भाई तू कहाँ जाना चाहता है, 70-80 के दशक का कुश्ती का अनुशासन आप वहाँ एजुकेटेड कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अगर वो चाहता है कि
कबड्डी में जाना है, वो चाहता है रनिंग करके पुलिस में जाना है, आर्मी में एथलीट जाना बनना है। चाहता है, बिल्कुल सही। तो हर चीज़ उसके लिए उसका दालन हमने उपलब्ध किया है। जी, आने वाले समय में हम और उस बच्चों को इतना जरूर याद दिलाएंगे कि माँ बाप को ना भूलें, अपने गुरुजनों को ना भूलें। बिल्कुल सही कहा। ऐसे सांस्कारिक रूप से अगर वह भले पहलवान ना बने पर भारतीय एक अच्छा इंसान बनाने का हमारा जो संस्था का प्रयास है। बिल्कुल सही कहा। बबन काशिद जी पहलवानी के क्षेत्र को खूब जिए हैं, इसलिए उनके अनुभवों को एक इंटरव्यू में समेटा भी नहीं जा सकता है। हालांकि हम फिर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि यही वो सेतु है जिनसे कहीं ना कहीं हम सीख सकते हैं 50 साल पुरानी कुश्ती का इतिहास भी, और कहीं ना कहीं नए पहलवानों को इतिहास से जब हम रूबरू कराएंगे तो हो सकता है कि कुछ संस्कार उनके भीतर भी पनपे। आपने हमसे चर्चा की, एक महारथी बतौर चर्चा की। आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।